नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सम्मन, एफआईआर और अब टकरार। सम्मन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 9वां सम्मन किया गया। आज सीएम की तरफ से उसका जवाब भी दे दिया गया। ईडी ने जब सीएम को सम्मन किया था तो उन्हें 27 से 31 तारीख के बीच की तिथि देने को कहा था, बताने को कहा था। इस बीच पूछताछ की जानी थी। सीएम ने आज स्पष्ट कर दिया है कि 31 जनवरी तक सीएम की व्यस्तता रहेगी। सीएम किसी तरीके की पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते। वहीं राजभवन से निकलकर राज्यपाल ने आज एक बड़ी घोषणा कर दी, बड़ा बयान दे दिया। राज्यपाल ने कह दिया कि सुरक्षा बल सीआरपीएफ पर जो एफआईआर किया गया है वो कानूनी नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीआरपीएफ पर एफआईआर करने से पहले झामुमो ने वहां पर झामुमो की आक्रोशित जनता ने ऐसा क्या किया था कि वहां पर सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा। मामला पेचीदा हो गया और इस मामले को लेकर सियासत उबाल पर है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। सीआरपीएफ पर एफआईआर को लेकर राज्यपाल का बड़ा बयान। राज्यपाल ने कहा सीआरपीएफ पर एफआईआर गलत। राज्य सरकार ने की बड़ी गलती। राज्यपाल सीआरपीएफ को क्यों आना पड़ा। राज्यपाल सीएम आवास के पास क्यों जुटाई गई भीड़। मिस्टेक ऑफ दिस गवर्नमेंट। सीआरपीएफ इज वन। व्हाई सीआरपीएफ इज कमिंग? Unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. It is this government's mistake, this party's mistake. This type of attitude should be stopped. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ये तल्ख टिप्पणी सीआरपीएफ पर एफआईआर को लेकर है। 20 जनवरी को सीएम आवास में हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी। वहीं सीएम आवास के बाहर बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। इसी दौरान सीआरपीएफ के जवान सीएम आवास तक पहुंच गए थे, लेकिन इसे लेकर रांची टाउन सीओ की शिकायत पर सीआरपीएफ पर गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। सीआरपीएफ पर सरकारी काम में बाधा डालने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। लेकिन अब राज्यपाल ने सीआरपीएफ पर एफआईआर को ही गलत करार दिया है। यही नहीं, राज्यपाल ने करप्शन को कैंसर करार दिया। Corruption is the cancer of the society. We all must work together to eradicate corruption. If you want the real development, quality roads, quality buildings, quality government houses, then we have to eradicate corruption. There is no other. राज्यपाल के बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कानून के साथ आंख मिचौली खेलना हेमंत सरकार को महंगा पड़ेगा। हेमंत सोरेन की सरकार लगातार जब से गंभीर आरोपों से घिरती हुई नजर आ रही है, उसमें से ये अपने आप को बचाने के लिए नाटक नौटंकी इस तरीके का कर रही है। कानून के साथ आंख मिचौली का खेल जिस तरीके से हेमंत सोरेन खेल रहे हैं, ये उन्हें महंगा पड़ने वाला है। वहीं राज्यपाल के बयान पर जेएमएम ने जवाब दिया है। जेएमएम ने कहा है कि आपातकालीन यानी कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर जिला दंडाधिकारी केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बल या सैन्य बल की मांग की जाती है, लेकिन 20 जनवरी को ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि राज्यपाल का ये बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान का अंग्रेजी अनुवाद है। उन्होंने तो भाषा आज अंग्रेजी में कही, 2 दिन पहले यही भाषा हिंदी में बाबूलाल जी की थी। केवल ट्रांसलेशन हुआ है, शब्दों में कोई हेराफेरी नहीं हुआ। नंबर 2 कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो समर्पित होता है, वो जब जिस परिस्थिति में रहता है, जब भी उसको लगता है कि क्योंकि वो समझदार होता है कि उसके नेता पर, उसके नीतियों पर कहीं हमला होने जा रहा है, तो स्वतः स्फूर्त आ जाता है। लेकिन चूंकि जिला प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद थी, किसी को भी मुख्यमंत्री निवास के निकट नहीं जाने दिया गया, उसको दूर में ही रोक दिया गया। आपका जिला दंडाधिकारी किसी को नहीं बुलाया है, तो वो कैसे निकल के आ गए और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? ये सही चीजें नहीं। हमें किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके साथ जब भी कोई उनके ऊपर आपत्ति आएगी, मुसीबत आएगी, किसी तरह से उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाएगी, तो अभी तो कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि पूरा झारखंड, एक एक गांव से, एक एक कस्बे से लोग उठकर राजधानी पहुंचेंगे और पूरे
झारखंड को अस्त-व्यस्त कर देंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ना तो जिला प्रशासन सीआरपीएफ का मांग किया और ना ही सीआरपीएफ ने जिला प्रशासन को सूचित किया, तो आखिर क्यों? महामहिम को यह भी बताना चाहिए। और अगर अपने नेता के लिए कार्यकर्ता अगर खड़ा है तो हमें लगता है कि यही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को अगर महामहिम कुचलना चाहते हो तो ये तो महामहिम जाने। एक ओर सीआरपीएफ पर एफआईआर को लेकर बवाल मचा है, दूसरी ओर ईडी के समन पर सीएम ने सीलबंद लिफाफे में जवाब भेजा है और कहा है कि 31 जनवरी तक समय नहीं है। ऐसे में ईडी दफ्तर नहीं आ पाएंगे। दरअसल ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 9वां समन जारी किया है और 27 से 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन अब सीएम हेमंत सोरेन ने समय नहीं होने के हवाला देकर ईडी दफ्तर नहीं आ पाने की बात कही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहरवाज अख्तर, राकेश, विपिन उपाध्याय, राजेश कुमार और इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुरक्षा बलों पर एफआईआर के मामले को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। निश्चित तौर पर जिन जवानों के शहादत की मिट्टी से, जिन जवानों की शहादत से झारखंड की मिट्टी लाल है, जिन जवानों पर भरोसा किया जाता है सुरक्षा का, उन्हीं जवानों पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का केस किया गया है। धारा 353 के तहत बवाल होना था, बवाल हो रहा है। बवाल कैसे थमेगा, जांच कहां तक जाएगी, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ 9वें सम्मन के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि 31 जनवरी तक सीएम के पास वक्त नहीं है, वो ईडी को समय नहीं दे सकते हैं। चलिए रुक करते हैं सबसे पहले अतिथियों का। हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ भाजपा से प्रदीप सिन्हा जी जुड़े हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह जुड़े हैं। संजय जी स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ झामुमो से तनुज खत्री जी जुड़े हैं। तनुज जी स्वागत करते हैं आपका। पहला सवाल झामुमो का ही रुख करते हैं। तनुज जी, राज्यपाल ने आज बड़ा बयान दे दिया। राज्यपाल ने कह दिया कि सीआरपीएफ पर किया गया एफआईआर गलत है या गैर कानूनी है, जो भी मान ले। देखिए अभिषेक जी, 20 तारीख को जो भी इवेंट था, 1 बजे ईडी के अधिकारी 1:02 पर ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करते हैं और बहुत ही अच्छे माहौल में प्रवेश करते हैं। एक तरफ गाड़ियां उनको स्कॉट करके अंदर ले जाती हैं, अंदर पूछताछ होती है और बाहर अपने नेता के लिए, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है किसी भी लोकतंत्र के अंदर में, और सिर्फ नेता के लिए ही नहीं, हम तो समझते हैं कि किसी आम व्यक्ति का भी 2-4 भी अगर चाहने वाला होगा ना, तो वो भी किसी जगह पर जा रहा होगा तो उसके लिए भी लोग आ जाते हैं। तो ये तो जन नेता हैं, झारखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हैं। किसी ने उन्हें कार्यकर्ताओं को भी नहीं बुलाया था, वो स्वयं आते हैं। पानी और कार्यकर्ताओं को कोई रोक नहीं सकता है। 1 बजे ईडी इंटर कर गई, 1, 2, 3 जी। जिला प्रशासन, सभी वरीय पुलिस अधिकारी, डीसी, एसएसपी, तमाम लोग वहां मौजूद थे जी। सब इंतजार कर रहे थे कि कब पूछताछ खत्म होगी और समापन होगा इस कार्यक्रम का जी। 3 बजे किसने बुलाया सीआरपीएफ को? 500 लोग गाड़ी में सवार होकर के। यह सबसे बड़ा प्रश्न का विषय है, क्योंकि सीआरपीएफ अगर होम मिनिस्ट्री के अफेयर्स के अंदर आता है और वो बिना जिला अधिकारी के बिना बुलाए या बिना होम मिनिस्ट्री के आदेश के बिना वो जाता नहीं है। आप बुलाते रह जाइएगा, नहीं आएंगे लोग। आने का से ही यह मकसद साबित होता है कि वहां जाओ और जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठे हुए थे उनको उलझाओ, उनसे लड़ाई करो और बस चंद मिनट में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देना है और चिल्लाना है, और जो एजेंडा था प्रेसिडेंट रूल लगाने का, उसको लगाने का काम। ये सीआरपीएफ करती, मतलब चिल्लाती, झगड़ा करती, आम लोगों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करती। सीआरपीएफ से ऐसी उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं जी। सीआरपीएफ, हमें तो आज तक पुलवामा का जवाब नहीं मिला। उम्मीद तो हम उस जवाब की कर रहे हैं जो सैनिक शहीद हुए, उसमें झारखंड के भी सैनिक थे, लेकिन उसका इस्तेमाल, मैंने कहा, होम
मिनिस्ट्री, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। सीआरपीएफ में झारखंड की माटी के बेटे भी हैं। मतलब दुरुपयोग कर रहा है। बिल्कुल। अब उसको उपयोग बोले या दुरुपयोग बोले वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। मान लीजिए कि अगर उसकी यही आज उपयोग ही दुरुपयोग है और इनके लिए दुरुपयोग ही उपयोग है, इसलिए मैं ये संज्ञा दे रहा हूं। भाजपा का कर रहे थे, प्रदीप जी से जुड़ जाते हैं। प्रदीप जी क्यों कर रहे हैं सीआरपीएफ का दुरुपयोग, सुरक्षा बलों का दुरुपयोग कर रहे हैं? भाजपा पर आरोप लगा रहा है जेएमएम। मैं समझता हूं कि अगर जिन्होंने महामहिम का वक्तव्य सुना होगा, अगर उनको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की भाषा बोल रहे हैं, तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है। और जहां तक प्रश्न है कि 20 तारीख को जो कुछ हो रहा था वो पूछताछ हो रही थी, कोई इवेंट नहीं हो रहा था। वहां ईडी उनसे इंक्वायरी कर रही थी, पूछताछ कर रही थी एक गंभीर मामले में कि जमीन लूटा गया, उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को क्या जानकारी है। और मैं स्वयं इस स्पॉट पर आया था। एलपीएन सादे चौक से लेकर राजभवन के गेट नंबर 4 तक कार्यकर्ता जिस तरह से जमे हुए थे, और जब ईडी की गाड़ी आई तो ईडी गो बैक, ईडी वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब ईडी के अधिकारियों को मौत के मुंह में झोंक दिया जाए? क्योंकि 15 दिन पहले बंगाल में ये इस तरह की घटना हो चुकी है। तो निश्चित रूप से अपने अधिकारियों का रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना भी केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। और जहां लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा है या फिर मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, तो एक वक्तव्य दिखा दीजिए अभिषेक जी जिसमें मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कभी एक शब्द कहा हो। और जो जल जंगल जमीन का स्वाभाविक दावेदारी करते हैं जो लोग, आज तक जमीन लूटने वाले छवि रंजन या अमित अग्रवाल या और कौन अग्रवाल जी हैं, एक बड़े व्यापारी हैं विष्णु अग्रवाल, उनकी गिरफ्तारी पर एक शब्द नहीं कहा। और लंबे अरसे से जो माइनिंग की लूट होती रही संथाल परगना में, कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है कि मुख्यमंत्री तक वो खबरें न जाती हों, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से इंटेलिजेंस की खबरें उन तक पहुंचती होंगी। तो उस पर चुप्पी साध लेना, उस पर कुछ बोलना नहीं। और 1-1 साल से लोग जेल में बंद हैं। अगर कोई वैमनस्यता की बात होती, कोई फैक्ट्स नहीं होता, तो कोर्ट से बेल ग्रांट हो गया होता। लेकिन सिर्फ अपने पक्ष में चीज़ों को मोड़ने की कोशिश करना और एक आदिवासी का राग अलाप पर एक अपने आप को आप कह सकते हैं कि कवच उड़ाने की जो कोशिश की जा रही है, जनता भी समझ रही है और जनता जान रही है कि 8 संबंध के बाद, 7 संबंध के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री 8वें संबंध पर जाकर पूछताछ के लिए राजी होते हैं, अपने आवास पर ईडी के अधिकारियों को बुलाते हैं। अब 9वें संबंध की आपने बात बता दी कि उनके पास समय नहीं है। क्या अभिषेक जी कोई आम आदमी इस तरह की हिमाकत कर सकता है कि ईडी के संबंध के बावजूद वो उपस्थित ना हो, ऊपर से तेवर भी दिखाए? नहीं, आम आदमी के साथ तो ईडी भी इतनी हिमाकत नहीं करता कि 9 बार समन करे। जी वही मैं कह रहा हूं, आम आदमी होता था अब तक वो शिक्षकों के पीछे होता। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से मुख्यमंत्री पद का अपने लिए ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसकी पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को स्वयं सोचना चाहिए कि ईडी जो जानना चाहती है उनसे भ्रष्टाचारियों के बारे में, वो बता दें। क्योंकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो मैं समझता हूं कि राज्य की जनता भी यह चाहती होगी कि इस राज्य से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो। और अभी तो महामहिम ने भी कहा कि इरेडिकेशन ऑफ करप्शन इन पब्लिक लाइफ, तो उन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि कैसे हम उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। चलिए समझते हैं उसको। पहले कांग्रेस का रुख करते हैं। झामुमो से तो हम ये मान सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी है, अभी केंद्र के सरकार तक झामुमो नहीं पहुंची है, कई सारी चीजें हैं। कांग्रेस काफी समय से केंद्र की सरकार में रही है। सीधा रुख करते हैं डॉक्टर संजय सिंह साहब का। संजय जी, केंद्रीय सुरक्षा बलों का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? केंद्र की सरकार किन परिस्थितियों में करती है और केंद्रीय एजेंसियों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रयोग करने का कितना अधिकार है? पहला तो ये जानना जरूरी है कि भारत के 7वें अनुसूची में जो संविधान का है 7th शेड्यूल, पुलिस और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। और जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम को सीआरपीसी सेक्शन 144 में ये शक्ति दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। जी। अगर उनको लगता है कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में सीपीएमएफ की जरूरत है तो वो रिक्वेजिशन करते हैं और वो रिक्वेजिशन लिखित में होता है। मैं रांची का एसडीएम रहा हूं जी, कई बार ऐसा हम लोगों को करना पड़ा है जी। जब हम लोगों ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगाया है सीआरपीसी 144 के अंतर्गत, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उसकी एक परिधि रहती है जो उस आदेश में वर्णित रहता है जी। तो प्रोटेक्टेड एरिया है मुख्यमंत्री जी का आवास और 100 मीटर की परिधि है ये जी। जिस आदेश में हम लोग
देख रहे हैं इस आज की चर्चा को। 500 मीटर की 500 मीटर, आई करेक्ट माई सेल्फ, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। कोई बात तो 500 मीटर की परिधि में कोई भी नाजायज मजमा नहीं लगेगा, बिकॉज सीआरपीसी 144 में परिभाषित है नाजायज मजमा एज एन असेंबली ऑफ 4 और मोर पर्सन्स। जी। तो 500 मीटर की परिधि के बाहर अगर कोई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है तो वो आर्टिकल 14 और 19 के अंतर्गत, वो भारत के संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत वो नागरिक का एक मौलिक अधिकार है कि वो अपना वो अधिकार को व्यक्त करे। तो आप बता रहे हैं कि सीएम हाउस की आवाज से एलपीएन नाथसादेव चौक 500 मीटर के बाहर है? नहीं, मेरा वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस मेजरमेंट का काम नहीं है, वो मैं छोड़ देता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर। मैं जरूर मानता हूं कि जिला प्रशासन रांची, एसएसपी रांची, डीसी रांची दोनों और अधिकारी जो जितने हैं सब मिलकर एक बहुत डेलिकेट सिचुएशन को संभाले, क्योंकि ये स्टेट बेसिकली बहुत वोलाटाइल है और कैपिटल भी वोलाटाइल है। हमने इस कैपिटल के वोलेटिलिटी को अपने टेन्योर में देखा है। चिंगारी भड़कती है और बात बिगड़ जाती है, तुरंत बिगड़ जाती है। सीपीएमएफ को आना था कि नहीं आना था, ये मेरे अनुसार अगर पूछा जाए तो ये उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनको रिक्वेशन करता है ऑफिशियली दूरभाष पर संपर्क करके या आधिकारिक तौर पर लिखित में, तभी उनको आना चाहिए। कहीं भी इनफैक्ट आप जानते होंगे एनडीआरएफ को भी जो है रिक्वेशन किया जाता है लिखित में, या उनको ऑफिशियली संसूचित किया जाता है, और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है। ब्रिटिश काल से जो व्यवस्था बनाई गई है फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, उसमें कोई अभी तक परिवर्तन नहीं आया है। अभी नया जो विधान बना है भारत के संसद में जो पास हुआ है नया, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इस शक्ति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का और एसडीएम का, क्योंकि बिना इस शक्ति के सीआरपीसी का ये नहीं हो पाएगा। आपने पीएमएलए की धाराओं को देखा है? जी हाँ, जो एफआईआर हुआ है एफआईआर संख्या 16, उसमें 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगे आईपीसी के। जी। पहला 143, जी, दूसरा 188, जी, और तीसरा आईपीसी सेक्शन 353। जी। क्रमवार ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, भीम आर्मी और सीआरपीएफ पे लगा है। नहीं, थोड़ा सुधार दूं, भीम आर्मी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पे 143 और धारा 188 के तहत एफआईआर हुआ है। सीआरपीएफ पर जो एफआईआर हुआ है वो 143, 188 और 353 पर हुआ है। 353 गैर जमानती धारा है, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की धारा है। हाँ, तो इसमें मैं आरोप एक है। संजय जी पहले समझ ले, संजय जी समझ ले, नहीं आप पूरी कर लें बात, पहले समझ लें। आरोप एक है, लेकिन धाराएं अलग अलग। नहीं, मैंने जो बात कही उसकी व्याख्या थोड़ी इतर हो गई। मैंने ये कहा कि एफआईआर संख्या 16 में 3 धाराएं हैं। मैंने कहा क्रमवार ये 3 हैं जिनको उसमें पक्ष बनाया गया है। मैंने ये नहीं कहा कि किन पर कौन कौन सा धारा लगा है, वो आप बताएं। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, अच्छा किए बताए। अब रही बात ऑब्स्ट्रक्शन इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी, एक सेक्शन है जो आपका सेक्शन आईपीसी में आता है, जिसको जो अधिकार दिया गया, वैधानिक शक्ति दिया गया है पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने का, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्रीच होगा या डिसरप्शन होगा, तो ये तीनों सेक्शंस इनवाइट होते हैं। इसलिए देखिए सीआरपीसी अपने आप में शॉर्ट में अपनी बात पूरी करें। अगर मैं आपकी बात का लब्बल आप समझ रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र था जहां पर 3 एफआईआर किए गए, कहीं ना कहीं निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ। 143, 188, 353 के तहत कार्रवाई की गई और कानून के नजर में सब बराबर हैं, लेकिन धाराएं अलग अलग लगती हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो व्याख्या तो एक डिबेट का व्याख्या है, लेकिन कानून के नजर में सीपीएमएफ और नागरिक पॉलिटिकल संगठन सब सुरक्षा बल, पुलिस और मीडिया, आम जनता सब बराबर है, तब तो फिर मीडिया पर भी एफआईआर हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी नाजायज मजमा होगा जो नाजायज प्रोहिबिटरी ऑर्डर, मानते हैं कि सुरक्षा बलों का मजमा नाजायज था। देखिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर का उल्लंघन हमेशा एक डिसरप्शन होता है। जी बिल्कुल, एक डिसरप्शन होता है। प्रदीप जी आप कुछ कह रहे थे, बताएं। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी विगत दिनों जो मैंने बंगाल की घटना की चर्चा की, जी जिस तरह से ईडी की टीम पर अटैक किया गया, जानलेवा हमला हुआ, आप लोगों ने देखा सारी चीजों को। लेकिन कल ही जब ईडी की टीम दोबारा गई तो सेंट्रल फोर्सेस के साथ गई वो, और बिल्कुल तरीके से उस प्रीमाइसिस को रेड किया गया, और जो कुछ भी वहां से सबूत जुटाने थे उन्होंने जुटाया। तो एक तो मतलब किसी घटनाक्रम से अगर आप संदेश भी नहीं लेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तो मैं समझता हूं कि अपने अधिकारियों को सिर्फ
मौत के मुंह में झोंकना हमारा दायित्व नहीं है। हमारा काम ये भी कि उनको भी प्रोटेक्ट करें। और जो 500 मीटर्स की बात हो रही, प्रोहिबिटिव ऑर्डर्स लगी हुई थी, तो कोई भी सामान्य से व्यक्ति भी समझ सकता है कि मुख्यमंत्री के जो आवास प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि ईडी ने सीआरपीएफ को बुलाया था? हो सकता है बुलाया हो, क्योंकि जान पर खतरा अगर हो, जिस तरह से स्लोगन शाउटिंग हो रही थी बाहर, और आपको बताऊं अभिषेक जी, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं जी, बिल्कुल लाठी डंडे और हरवे हथियार के साथ लोग थे, कार्यकर्ता बाहर में जिस तरह से उग्र तेवर अपनाए हुए थे, मैंने देखा है स्वयं अपनी आंखों से। परंपरागत हथियार भी थे, उसकी विजुअल बिल्कुल थी जी। तो इस तरह से अगर आप ईडी के अधिकारी जब काफिला के साथ जा रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट है, वो उनको ले जाया जा रहा है सारी चीजें सुरक्षा के साथ, लेकिन कौन जानता है कि वो जो अभी बता रहे थे जेएम के कार्यकर्ता प्रवक्ता बता रहे थे कि हमारे उत्साही कार्यकर्ता जान देने तक वो तैयार हैं। तो जान देने तक मतलब समझ रहे हैं आप, जान लेने को भी तैयार है वो जी। तो इस तरह से हम किसी को छोड़ नहीं सकते, संजय जी क्या बोलना चाह रहे, जल्दी बात करिएगा। बहुत संक्षेप में प्रदीप जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई, लेकिन जब रेड करता है ईडी तब वो डेफिनेटली अपनी सुरक्षा के लिए सीपीएमएफ को ले जाता है। ये रेड नहीं था, एक निर्धारित तिथि पर सीएमओ में मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके साथ एक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में एक प्रोसेस का वो हिस्सा था, पूछताछ का हिस्सा था। वो सूचना देकर आए थे जिला प्रशासन को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी कि वो तैयारी करे, और वो तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर फेल करता है तो पूरा जवाबदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता। होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर पूरा मीडिया रांची जिला प्रशासन को इसके लिए जिम्मेवार ठहराता कि ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न है, सीआरपीएफ के वहां आने को लेकर प्रश्न है, तो अपने अतिथियों के साथ अपने दर्शकों को भी ये बता दूं कि पीएमएलए की धाराओं के तहत ईडी को और केंद्रीय जांच एजेंसी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी समय केंद्रीय सुरक्षा बलों का प्रयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। जिस वक्त भी केंद्रीय जांच एजेंसी को यह महसूस होता है कि उन पर खतरा है या उनको अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है, केंद्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है, वो सीआरपीएफ को कॉल कर सकते हैं। ये प्रावधान है पीएमएलए की धाराओं के तहत, ऐसी शक्तियां प्रदत्त हैं ईडी को। साथ ही साथ सीआरपीएफ को भी गाइडलाइंस जारी है, निर्देश जारी है। सीआरपीएफ बिना बुलाए कहीं नहीं जाता, या तो राज्य सरकार उसको बुलाएगी, या जिला प्रशासन बुलाएगा, या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां बुलाएंगी, तब सीआरपीएफ हस्तक्षेप कर सकता है। मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही थी, पूछताछ पूर्व नियोजित था, लेकिन सीआरपीएफ अगर वहां आई थी तो इस मामले में ना अभी तक सीआरपीएफ ने कोई जवाब दिया है, ना ही ईडी ने कोई जवाब दिया है। लेकिन आपको यह बता दूं कि पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया गया है, बाकायदा सीआरपीएफ को पत्र लिखकर जानकारियां मांगी गई हैं कि किसके बुलावे पर सीआरपीएफ वहां पहुंचा था, जिस पर आज गवर्नर ने यह कह दिया कि बाहर अगर लोगों का आक्रोश था, बाहर अगर झामुमो के कार्यकर्ता उत्तेजित थे, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया जिसके कारण सीआरपीएफ को आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जवाब आप लोगों को भी दिख रहा है, हमारे दर्शकों को भी दिख रहा है कि जवाब तैयार है। लेकिन सीआरपीएफ के आने को आप गैर कानूनी और मजमा इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि धाराओं के तहत सीआरपीएफ साहब निषेधाज्ञा के क्या नियम है, क्या प्रावधान है। मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए जब पत्र लिखा गया था, 16 जनवरी से 20 जनवरी की तिथि दी गई थी। मुख्यमंत्री ने 16 जनवरी को ही पत्र भिजवा दिया था ईडी के कार्यालय में और 20 जनवरी की तिथि दी थी। बावजूद इसके निषेधाज्ञा का आदेश 20 जनवरी को निकाला गया। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे रात तक निषेधाज्ञा का क्षेत्र बताया गया, मुख्यमंत्री के आवास से 500 मीटर की परिधि को। लेकिन निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया दोपहर के 4 बजे। ऐसा होता है कानून में? मुख्य बात यह है कि निषेधाज्ञा जब भी निर्गत किया जाता है जी एसडीएम के द्वारा अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, तो परिधि भी रहता है और समय भी रहता है। मैक्सिमम जो अवधि होता है वो 2 माह का होता है, सरकार उसको बढ़ाकर 1 साल का कर सकता है। पत्र जो निर्गत होता है वो हमेशा तिथि के साथ होता है, समय के साथ नहीं होता है। आदेश के रूप में निर्गत होता है, उसको सीआरपीसी में जो फॉर्मेट प्रोवाइडेड है उसी में आदेश को अंकित करना पड़ता है मटेरियल कारणों के साथ जी। पहला ये। दूसरा, इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। जब कभी भी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जी के बिगड़ने की असूचना हो जी और उसको मेंटेन करने का जवाबदेही हो, तभी इस तरह के प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को जारी किया जाता है जी। दूसरा, अनलॉफुल असेंबली इसमें स्वतः इसका एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि अगर हम प्रोहिबिटरी ऑर्डर को इफेक्टिव बनाएंगे तो अनलॉफुल असेंबली को भी हमको प्रिवेंट करना है।
और अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे जी। और तीसरा, इसमें एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अनलॉफुल असेंबली डिसरप्ट करे प्रोहिबिटरी ऑर्डर को, तो उसको लॉफुली डिस्पर्स करना है। तो ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीआरपीसी अपने आप में पेनल प्रोविजन नहीं है, तो सीआरपीसी का उल्लंघन होगा सीआरपीसी 144 का, तो पेनल प्रोविजन 143, 188। आपने तमाम नियम बताए, लेकिन मैंने आपसे यह पूछा कि 20 जनवरी को निषेधाज्ञा की तिथि है। 20 जनवरी की सुबह 7 बजे से 20 जनवरी की रात 11 बजे तक निषेधाज्ञा लगनी है। इसका आदेश कब तक जारी हो जाना चाहिए? इसका आदेश जिस दिन ये पूछताछ होनी थी, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, मैंने समय भी बताया, मैं चिट्ठी भी दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। तो अगर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जारी होना है जी, तो ये आदेश कब तक जारी हो जाना चाहिए था जिला प्रशासन से? हमें तो पूरा विश्वास है कि ये आदेश एसडीएम रांची ससमय निर्गत किए होंगे। मतलब क्योंकि सुबह 7 बजे पदाधिकारी हैं, सुबह 6 बजे। देखिए, प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी कोई भी ऐसे 10 बजे के बाद संवेदनशील विषय पर लापरवाही नहीं बरत सकते हैं, असंभव। साहब, यही सवाल मेरा है कि विषय बहुत संवेदनशील था, और चूंकि आप प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रह चुके हैं, अगर मुख्यमंत्री आवास में संवेदनशीलता थी, उसके पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता बंधु तिर्की ने कहा था कि जनता आक्रोश में है, ढेलमुंगरा निकाल रही है। अगर ढेलमुंगरा निकल गया तो ईडी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य साहब ने कहा था कि गांव गांव में आक्रोश है। निश्चित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ संवेदना है। जांच एजेंसियां जिस तरीके से उनके पीछे पड़ी हैं, तो एक संवेदना हम मान सकते हैं कि लोगों में एक आक्रोश की तरह उत्पन्न हो सकता है। इसको देखते हुए भी जो एसडीएम ने जो चिट्ठी जारी एसडीओ ने की है, उसमें 20 जनवरी की तिथि है। आमतौर पर कोई भी कार्यालय सुबह 10 बजे शुरू होता है, चिट्ठी में 7 बजे से 11 बजे तक का समय है और तारीख 20 जनवरी का है। अगर चिट्ठी संभव हो तो मैं पीसीआर वालों से बोलूंगा, चिट्ठी दिखाइए संजय सिंह साहब को, इनको एक बार चिट्ठी जरूर दिखाइए। वो ये क्या संभव है कि सुबह 7 बजे से आप निषेधाज्ञा घोषित कर रहे हैं और तारीख आप 20 जनवरी की अंकित कर रहे हैं, और शाम के 4 बजे आप उसको पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, मीडिया को मिल रहा है शाम में 4 बजे। एक वजह है, आप देखिए आपके सामने चिट्ठी चल रही है, मैं उसका वजह बता दूं, आप स्क्रीन पर देखें। चिट्ठी चल रही है अभी जेएमएम की, इसके बाद उसकी भी चिट्ठी चलाएंगे। आपके विश्वसनीयता को बहुत गंभीरता से लेता हूं, आप बहुत बारीकी से रिसर्च करके बातें करते हैं जी। एक हम लोग का गोपनीय कार्यालय होता है जी, जो बहुत कम लोग जानते हैं जी। ये कार्यालय सिर्फ हिंदुस्तान में 2 ही पदाधिकारी को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम को। नहीं, एसएसपी के पास भी गोपनीय कार्यालय। हम सिविल साइड में बोलते हैं, सिविल साइड में बता। और ये दोनों जो गोपनीय कार्यालय है, ये 24 आवर्स फंक्शन करते हैं जी। हम लोगों ने आदेश मतलब मध्य रात्रि को भी निकाला है। कैसे जानेंगे 2 बजे सवेरे भी निकाला, जनता कैसे जानेगी? झामुमो के लोग बेचारे कह रहे हैं कि हमको केस हो गया उन पर। 143, 188 पर झामुमो कार्यकर्ता जो अपने मुख्यमंत्री को एक झलक देखने आए थे, उन पर केस हो गया कि वो निषेधाज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र है। वो तो हरवे हथियार से, अपने परंपरागत हथियार के साथ आए थे। अगर उठाकर जेल भेज दिया जाता तब फिर क्या करती झामुमो और क्या करते मुख्यमंत्री? जवाब तो तलाशने होंगे ना। प्रदीप सिन्हा साहब का रुख करते हैं। प्रदीप जी, निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का संवेदनशील क्षेत्र है, आखिर इतनी देर से क्यों आदेश जारी किया गया? देखिए, आप जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उस दिन के अखबारों को भी देख लीजिए, किसी अखबार में कोई इस तरह की सूचना नहीं थी। अगर मैं तो वही बोल रहा हूं कि 20 जनवरी की तिथि है निषेधाज्ञा की चिट्ठी पे, और निश्चित रूप से जो गैदरिंग हुई और जो घटनाक्रम जिस तरह से हो रहा था, मैं समझता हूं कि 3 बजे जब सीआरपीएफ पहुंची है, उसके बाद आनंद फानंद में इसको रिलीज किया गया, ताकि एक अपने बचाव के लिए एक कागज तैयार किया जा सके कि सीआरपीएफ अनलॉफुल ढंग से उस, आप स्क्रीन पर चिट्ठी देख सकते हैं जी, मैं देख रहा हूँ, उस परिधि में चली आई जहां निषेधाज्ञा लगा हुआ है जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह भी बताना होगा कि जो लोग वहां सवेरे से जमे हुए थे, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं जी। और वो तो चिन्हित लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए तनुज जी से जुड़ते हैं। तनुज जी, झामुमो के हजारों कार्यकर्ता, मासूम कार्यकर्ता जो अपने सीएम को एक झलक देखने के लिए आए थे, अपने मुख्यमंत्री के मोरल सपोर्ट के लिए आए थे, अगर आपने निषेधाज्ञा जिला प्रशासन ने 500 मीटर की परिधि में लगाया था तो 50 मीटर पर बैरिकेडिंग क्यों कर रखी थी? 500 मीटर पर बैरिकेडिंग करते, उधर ही रोक देते उनको। आखिर जो लोग गांव गांव से आए थे उन पर केस हो गया है, कल विजुअल के हिसाब से उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको बुलाया जाएगा, वो कोर्ट
जाएंगे, वो कचहरी जाएंगे। सीआरपीएफ का तो चलिए मुद्दा ठीक है कि कमांडेंट जवाब देंगे, कोर्ट जाएंगे, समझ में आता है कि वो लीगल सेल वर्सेस लीगल सेल का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन जिन ग्रामीणों को निशाना बनाकर केस कर दिया गया, झामुमो के कार्यकर्ताओं को, वो बेचारे अब क्या कोर्ट कचहरी की चक्कर काटते रहेंगे? और वो भी वो निषेधाज्ञा जो ना तो आपने मीडिया को दिया जिला प्रशासन ने, ना एक दिन पहले अखबारों में प्रकाशित करवाया, ना तो माइक लेकर उसको बोला गया। एसडीएम साहब हमें बताना चाहिए कि माइक पर बताया जाता है कि यह क्षेत्र निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और मीडिया के डोमेन में शाम के 4 बजे यह डाला गया पत्र। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है उन हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। अगर भीम आर्मी को भी पता होती कि निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र है तो वो लोग भी अपनी मांगों को लेकर नहीं जाते। अगर झामुमो के कार्यकर्ताओं को पता होता तो सैकड़ों आदिवासी मासूम लोग आए हुए थे, 500 मीटर से दूर होते। कितना बोलिएगा जी, अब मुझे भी पर्याप्त समय दीजिए। बिल्कुल पर्याप्त समय। आपने बहुत धैर्य रखा है, पूरा समय लीजिए। बहुत धैर्य रखना पड़ता है जी, और वही धैर्य का परिचय हमारे कार्यकर्ता भी वहां दे रहे थे जी। तभी प्रदीप सिन्हा जी ने खुद कहा कि ये 2-2 बार वहां से पार हुए और देखने का काम किया। अगर किसी में धैर्य नहीं होता तो कोई व्यक्ति पार होते हुए देख पाता कि क्या हो रहा था। इन्होंने कहा ना, बात को समझ, सुनिए जी, बताएं। सब मैं नहीं चाहता हूं किसी को टोकना। जब सुरक्षित, अब सुरक्षा की बात हो रही है, चले भाई ईडी की सुरक्षा की बात हो रही है, उसको बाइज्जत ऑनर के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुंचा दिया गया सीएम हाउस के अंदर। दरवाजा बंद हो गया, अंदर पूछताछ चल रही है और देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिल्कुल मासूम कार्यकर्ता, आप इतनी संवेदना दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल है, लोग खड़े हैं, अच्छी बात है। ये मैंने भी देखा, मैंने रिपोर्टिंग भी की है उस दिन। बिल्कुल ईडी की टीम के आने के समय चाहे जो नारे लगे हों, लेकिन आमतौर पर जो जनता वहां मौजूद थी एक कतार में बैठी हुई। राजनीति, हमारे पास विजुअल भी है। लोकतांत्रिक देश है ना जी। हम लोग छात्र जीवन में थे, छात्रहीनों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। क्या खून बह जाएगा सड़कों पे? नारा होता है जी। कई तरह के नारा होते हैं, जो बंधु तिर्की जी की बात बता, सब शब्दकोश से निकला होता है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उसको समझते हैं। जी। खून बहेगा सड़कों पे तो क्या छात्र खून बहाते थे सड़कों पे? नहीं ना, नारा होता है, भावना होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो कार्यकर्ताओं की भावना है, जन जन की भावना होती है, उसको आप जजमेंटल नहीं हो सकते हैं उस पर जी, किसी की भी भावना पर। लेकिन 3 बजे ईडी गई, कितने बजे अभिषेक जी आप वहां पर थे, आपके लोग वहां पर कितने बजे गए? 4:25 नहीं, ईडी वापस कब गई? 4:25 आई थी 3 बजे, 3:10 या 15 मिनट पर आई। ईडी के अधिकारी वापस कब गए? नहीं, ईडी तो रात में 8 बजे निकली, रात में 8 बजे गए तो 3 बजे सीआरपीएफ बुलाने का मकसद क्या था? अगर जिसने किसी ने बुलाया भी तो जी, जिला प्रशासन ने से कोई पूछताछ नहीं की गई, उनसे कोई पूछा भी नहीं गया उनसे। जिला प्रशासन बुलाता है, यही अभी तक हम सब जानते हैं लॉ में। क्या नया लॉ आया है देश में? तो मैंने आपको बताया, आपको उस मुद्दे को तो हम कर चुके हैं। हम अभी जिस मुद्दे पर हैं तनु जी, आप ही को बोलने दे रहा हूं, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप मुझसे चर्चा करते हैं तो 1 to 1 बात होती है, बिल्कुल 1 to 1। और बाकी जगह ऐसे नहीं, तो पूरा बोलने का मौका मिलता है। नहीं, तो मुझे पसंद है ये कि एक क्वेश्चन आंसर इधर से, यही एक्चुअल डिबेट होता है। मैं स्वागत करता हूं आपका, क्योंकि थोड़ा सा हम मुद्दा से, आप ही का कहना है कि मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। मुद्दा है तो मैं कहूंगा कि आपको व्यक्तिगत अगर बिल्कुल, मैं कहूंगा रांची के एसडीएम से आप उनके ऑफिस जाइए, उनसे सारी चीज पूछिए। मैं अभी निवेदन करता हूं आपके चैनल से कि रांची के एसडीएम आपको बुलाएं या आप समय लीजिए, मैं समय ले दूंगा, और जाइए और उनसे पूरा जानकारी लीजिए। टेक्निकल चीज समझना है तो, लेकिन हम टेक्निकल चीज में उलझना नहीं है। आपका एयर टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, आपका एयर टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। इतने एड्स चल रहे हैं, उसको हमें बर्बाद नहीं करना है। राज्य की जनता देख रही है, तो राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि जब मुख्यमंत्री अंदर ईडी के अधिकारियों से बात कर रहे थे तो 3 बजे उतनी फोर्स को बुला करके क्या नया करना चाहते थे, किसको भड़काना चाहते थे? ये दंगा भड़काने की कोशिश थी और सारा इल्जाम जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर लगाने की नाकाम साजिश थी, और उसको जिला प्रशासन ने असफल किया। उसका तो मैं धन्यवाद हमें देना चाहिए। और अच्छा छोड़ दीजिए, जेएमएम के लोग पर केस होगा, आंदोलनकारी पार्टी है, कई तक केस लड़ करके यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश थी जी, वो तो आम जनता ने भुगती। सुरक्षा प्रहरी ही लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इशारों पर मैं कह रहा हूं कि उस सीआरपीएफ में झारखंड का बेटा भी होता है, बेटी भी होती है जी। इसी मोराबादी मैदान में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कई चरणों में वो जाते हैं दूसरे जगहों पर चुन करके। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। आप तो सभी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम।
टॉप टू बॉटम। और उसमें एक ये भी है, क्या नया हो गया, ईडी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, राजभवन का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, सीबीआई का कर ही रहे हैं, अब नया जुड़ गया सीआरपीएफ, अभी झारखंड से जुड़ा एक, उसमें तो ऐड कर लेना होगा अब। तो ये तो राज्य बनाम केंद्र की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और केंद्र की एजेंसियों के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। तनुज जी, सत्ता में आप लोग हैं, कैसे संभालेंगे सरकार? संभालने का काम किया ना हमने उनके वो जो युद्ध करवाना चाहते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिश थी। हमें तो लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भी अब जांच का विषय होना चाहिए कि कौन वहां वॉच कर रहा था, कौन उनको सूचना दे रहा था कि हाँ अभी भेजना का सही समय है, 1 बजे क्यों नहीं लेकर के आए? तब ईडी भी हमें लगता है कि वो लेकर के नहीं आई थी, इसको भेजने का काम किया गया कि जाओ और डिस्टर्ब करो। जरूर यहां से कोई वहां सूचना दे रहा होगा इनके आला नेताओं को। अरे होता है, अब तो चुनाव आयोग तक आपका संपर्क है, आप तो डेट पहले बता देते हैं, इनके सांसद तो ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। तो शायद इसीलिए तो 353 की तहत तो कैसे नहीं, मैं तो ये सीधी तौर पर कर रहा हूं, इस पहलू पर भी जांच होनी चाहिए और जिला प्रशासन और पुलिस को जांच करनी चाहिए कि वहां पर हो सकता है कोई मौजूद होगा और जो वहां पे बीजेपी का कोई एजेंट होगा जो खबर दे रहा होगा कि इस समय आना है, इस समय नहीं। ये हो सकता है, मैं प्रश्न उठा रहा हूं। अच्छा, प्रश्न भाजपा ने भी उठा दिया है कि चलिए सीआरपीएफ पर भी 353 स्वीकार है, लेकिन उसी अवधि में 11 बजे से पहले 8:30 पौने 9 बजे मुख्यमंत्री भी निकल गए अपने आवास से और निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र पर जाकर सभा को संबोधित कर दिया। अगर इतना पारदर्शिता इतनी ज्यादा है तो सीएम पर केस क्यों नहीं हुआ? तनुज जी, आप कर रहे हैं ना, आप समन भेज रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जा रहे हैं ना, अपने यहां बुला रहे हैं ना, और आप क्या चाहते हैं अब? आप क्या खत्म कर देने की पूरी मंशा है आपकी लोकतंत्र के अंदर में? नहीं, क्या मतलब, ये क्या नैरेटिव है, इस पर चर्चा हो रही है जी। अरे चुना हुआ मुख्यमंत्री है और लोग आ रहे हैं तो वो बरगलाने आ रहे हैं। आप जब सड़क पर उतरे थे पिछले दिनों, अपने घेराव करने का काम किया था, आपने तो पुलिस को लाठियां मारी थी, पत्थर फेंका था, शराब की बोतलें फेंकी थी, इसी चैनल पर फुटेज दिखाने का काम किया था हमने जी। सांसद पर भी केस हुआ था। बिल्कुल, जो भी हुआ हो, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जिला प्रशासन का मामला रहता है, जो भी वो करते हैं, किसको करना है क्या करना है वो अपने मॉनिटरिंग करते हैं। आपने तो पुलिस पर शराब की बोतलों से हमला किया था भाई साहब, फुटेज होगा आज भी न्यूज़ 11 के पास। मैंने इसी चैनल पर बैठा करके दिखाने का काम किया था इनके प्रवक्ता को, वो इनकार कर रहे थे। प्रदीप जी, क्यों साजिश रचते हैं बार बार भाजपा वाले? साजिश खुल कर के आइए, चुनाव आने वाला है, खुल करके आइए। बोल रहे हैं जी, चुना हुआ मुख्यमंत्री जब पद और गोपनीयता की शपथ लेता है तो राज्य को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि हम अपने मित्रों को लूटने की छूट दे देंगे, अपने अधिकारियों को लूटने की छूट देंगे और उनके खिलाफ जब फाइल आए तो उसको दबाकर 6-6 महीने बैठे रहेंगे जी। और जहां तक प्रश्न है कि एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो 14 दल तो उसमें सिग्नेटरी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से भी तो इनको न्याय मिल गया ना। उसके बाद भी इनको लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो इनकी बुद्धिमत्ता पर लोग प्रश्न खड़ा करेंगे। और जहां तक प्रश्न है कि आपके अगर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी भाषा और झामुमो के प्रवक्ता की भाषा धमकी देने वाली हो, तो क्या ईडी के अधिकारियों को बिल्कुल इसी तरह से एक्सपोज छोड़ दिया जाए उनको कि जाइए आप अपना काम भी कीजिए और अपने ऊपर खतरा भी मोल लीजिए? निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया जा सकता। और आपने कहा कि 2 सेकंड में बोलूंगा जी, मैं आपके बीच नहीं, मैं उनसे समय 2 सेकंड और एक बात कही। एक सवाल मुझे बीजेपी से पूछना है कि जो बार बार झामुमो आरोप लगा रहा है कि आप मुख्यमंत्री को भाजपा परेशान कर रही है या केंद्रीय जांच एजेंसियां परेशान कर रही है, ईडी जिस तरीके से समन कर रही है, साक्ष्य तथ्य है जो झामुमो बार बार आरोप लगा रही है, तो कार्रवाई कीजिए। सीएम ने खुद कहा कि छाती तान कर खड़ा हूं, कार्रवाई कीजिए, मेरे खिलाफ साक्ष्य हैं, तथ्य हैं। इतनी पूछताछ, इतनी बार सम्मन मुझे क्यों कर रहे हैं? देखिए सीएम ही ये सवाल उठा रहे हैं। अभिषेक जी, अब मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अपने पद का कवच के रूप में उपयोग कर रहे हैं, कोई आम व्यक्ति हिमाकत नहीं कर सकता था कि ईडी को बोल दे कि मुझे समय नहीं है 5 दिनों के अंदर कि हम आपकी बातचीत के लिए, आपके पूछताछ के लिए हम उपस्थित हो सके। और मैं तो समझता हूं कि ईडी उनकी गरिमा को और जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को बचाने की कोशिश कर रही है कि पर्याप्त मौका दिया जा रहा है उनको कि आप अपना पक्ष रखिए। पर जनता देख रही है साहब, आपको कभी ये नहीं जनता देख रही है, जनता को लग रहा है कि आप खाली बर्तन में जो है वो ढन ढन कर रहे हैं, आवाज केवल हो रही है, अंदर कुछ नहीं निकल रहा। बस इंतजार कीजिए ना, इंतजार कीजिए। अब मैं कुछ बोलूंगा तो इनको लगेगा कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं और ईडी की ओर से नहीं। ऐसे भी भाजपा जो है ईडी की कार्रवाइयों को पहले अनाउंस कर देती है। चलिए रुक करते हैं तनुज जी का। तनुज जी कुछ कहना चाह रहे थे, हल्के फुल्के माहौल में चर्चा रखते हैं। हाँ, तनुज जी क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कह रहा था कि 100 में से 95 यानी कि 98 लोग जो होते हैं वो विपक्ष के ही क्यों होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है? लेकिन
जब मैंने समय जो मांगा उस पर मैं आता हूं जी। ये यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहे हैं अपनी बातों से कि या तो ईडी ने बुलाया सीआरपीएफ को या तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रालय ने भेजने का काम किया जी। तो ईडी ने बुलाया नहीं बुलाया तो ईडी बताएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये तो ये बता रहे हैं कि हाँ हमने केंद्र से भेजने का काम किया जी। ये तो स्पष्ट हो गई ना चीजें कि हाँ जाएंगे। उस 20 तारीख को अगर बटालियन वहां पर पहुंची है तो किसके निर्देश पर पहुंची है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसका अधिकार भी है। तो बताया इन्होंने कि पीएमएलए में प्रोविजन है ऐसा। अब कौन, हम मुझे नहीं पता। नहीं, अब वो आप ये संजय सिंह सर जी पीएमएलए में ये प्रोविजन है। नहीं, अलग नैरेटिव बताया संजय जी, ये नया बात मुझे पता चला है। नहीं ये है पीएमएलए। नहीं है, कैसे है? आप इसको देख लें, आप इसको जांच लें। नहीं मैं तो देखूंगा, आप भी देखिए जरूर। मैंने देखा तब मैं बातें कर रहे थे तो जनता को समझाइए आसान भाषा में भी, आपका भी ये फर्ज है। नहीं मैंने ये पुलिस आपने शायद ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बताए बिना आ सकती है तब तो हाँ मैं बता रहा हूँ, बात ही खत्म हो गई। नहीं मैं बता रहा हूँ तनुज जी आपको, मैंने बताया, शायद आपका ध्यान कहीं और था। मैंने ये बताया कि 3 परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति ये होती है जब जिला प्रशासन अपने सहयोग के लिए सीआरपीएफ को बुलाता है। दूसरी व्यवस्था होती है जब सीआरपीएफ डायरेक्ट इंटरवेन करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर और सीआरपीएफ की वहां उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। कब करता है, किन परिस्थितियों में? वो केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्देशित करता है। अगर सेफ्टी को लेकर, पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऐसा लगता है कि सीआरपीएफ को इंटरवेन करना होगा तो सीआरपीएफ डायरेक्टली इंटरवेन कर सकता है। ये आप सर्च कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। तीसरा भी आपको बता दूं, तीसरा ये है कि कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी, और ईडी को पीएमएलए की धाराओं के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है कि ईडी जिस समय चाहे सीआरपीएफ का उपयोग कर सकती है, जितनी टुकड़ियों के लिए चाहे उपयोग कर सकती है। अब रहा आपका सवाल जो आपने पूछा कि ईडी ने बुलाया था क्या, तो ये छानबीन का विषय है कि वहां सीआरपीएफ को अगर ईडी ने बुलाया था तो मैंने यह भी बताया कि पुलिस मुख्यालय ने पत्राचार किया है सीआरपीएफ के साथ और जवाब मांगा है कि किसके आदेश पर सीआरपीएफ वहां आई थी। अब इसका जवाब सीआरपीएफ से आएगा, उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि ईडी ने बुलाया था। संजय सिंह साहब आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं सर। नहीं, मुझे ही कहना, आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट बना है। भारत के संविधान में स्टेट की परिभाषा दे दी गई है। पीएमएलए एक सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट से बड़ा नहीं हो सकता है। उसको जो मैंडेट दिया गया है पीएमएलए के, ईडी को एक एजेंसी के रूप में गठित किया गया है। पीएमएलए फेमा के अंतर्गत उसको शक्तियां दी गई हैं। वो एक सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन वो किसी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन स्टेट से बड़ा नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। कॉन्फ्रंटेशन सेंट्रल और स्टेट के एजेंसीज के बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फेडरल जो बनावट है, जो हमारा जो एक फेडरल कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है और जो बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, वो प्रभावित हो जाएगा, जो होता दिख रहा है। और डिस्ट्रस्ट लोगों का बढ़ेगा कि लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि निष्पक्षता कहाँ है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कहा जाता है कि सीजर वाइफ को सिर्फ फेयर नहीं होना चाहिए, शी शुड अपीयर टू बी फेयर। जी, बहुत जरूरी है ये, बस इतना ही कहना। चलिए रुक करते हैं तनुज खत्री साहब का। तनुज जी, राज्यपाल ने जो आज टिप्पणी कर दी है कि ये एफआईआर जो है वो गलत है, वो गैर कानूनी है, राज्यपाल का इस मामले में बोलना झामुमो कितना सही मानती है? ये तो हमने पहले ही कहा जी कि सभी भारतीय जनता पार्टी के टूल है, जितनी भी केंद्रीय संस्था है और उस पे बैठे हुए लोग हैं, वो तो उसी के टूल की तरह काम करते हैं। जो भाजपा बोलेगी वही बोलना है। ये सार्वजनिक जगहों पर अगर इस तरीके का बयान आएगा तो वो तो राजनीतिक माना जाएगा ना। अगर लिखित कुछ आता है, शक्तियां हैं, सब कुछ है जी, तो वो उसके अलग मायने होते हैं। ड्यू प्रोसेस से जो चीजें आती हैं किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की, लेकिन जब वो सार्वजनिक जगह पर आए, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है रहे, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नहीं, सीधे तौर पर वो टूलकिट है और वो भारतीय जनता पार्टी का ही बयान है। चलिए रुक करते हैं प्रदीप सिन्हा साहब का। प्रदीप सिन्हा साहब, मुख्यमंत्री को आज 9वीं बार सम्मन हुआ है। मुख्यमंत्री ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि काफी व्यस्तता है, 4 दिन 27-31 तक व्यस्त रहेंगे। फरवरी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को भी झारखंड आ रहे हैं, धनबाद, और फिर 11 फरवरी को भी झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में
कितना पेचीदा हो गया मुख्यमंत्री का सम्मन पर जवाब नहीं देना या मुख्यमंत्री का शामिल नहीं होना पूछताछ में? आखिर मामला जांच में और कितने साल चलेगा? देखिए अभिषेक जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो कानूनी दांवपेच का जिस तरह से उल्लेख कर रहे हैं और लीगलिटीज पर जा रहे हैं कि किसने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया, किसने उल्लंघन किया, इन चीज़ों को अगर छोड़ भी दिया जाए, इनके आरोपों को एक पल के लिए मैं स्वीकार भी कर लूँ कि आप जो कह रहे हैं सही भी कह रहे हैं, लेकिन इस पर आप इनकी मुंह क्यों नहीं खुलती कि भ्रष्टाचार इस राज्य में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जो एजेंसी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उसको डराने धमकाने के बजाय उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए कि नहीं थपथपाई जानी चाहिए? कौन है भ्रष्टाचारी? मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण दिया जा रहा है उसके खिलाफ अब राज्य की जनता आंदोलित हो रही है, उद्वेलित हो रही है, और जो आक्रोश कहा जा रहा है ना कि ईडी के खिलाफ आक्रोशित है, बिल्कुल उसके उलट है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राज्य की जनता आक्रोशित है। संजय जी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मुझे एक ही बात कहना है कि ईडी को एक काम करना चाहिए कि जितने भाजपा शासित राज्य हैं उनको स्वच्छता प्रमाण पत्र दे दे, क्योंकि हम लोग का जब जब प्रमोशन होता है तो विजिलेंस हम लोग को क्लियरेंस देता है। तो वहां तो ऐसे भी छापे नहीं मार रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं, और क्योंकि हम लोग जो नैरेटिव देख रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां भ्रष्टाचार है, और हम ये भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जो स्वच्छता प्रमाण पत्र है उसके साथ वहां के जो निवासी हैं जिनको कहते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, उनसे एक प्रमाण पत्र ले लें कि उस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है। अगर ये आ गया तो हम ये मानेंगे कि इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जा रही है, उसका कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है। प्रदीप जी, अभिषेक जी, चूंकि 2:1 है जी, 2 लोग विपक्ष से हैं, मैं अकेला हूं इधर बीजेपी, और मजबूत विपक्ष दिया है आपको हम लोग जी। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं ना उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि भ्रष्टाचार जब हुआ था 91 से 96 जो नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल था जी, तो किसने राज्य के आंदोलन को बेचा था? तो उस समय राज्य की जनता शर्मसार नहीं हुई थी क्या? क्या उस समय निश्चित रूप से जो कृत्य किए गए उसकी छाप आज भी सरकार की कार्यशैली में दिखती है। पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बात नहीं है। अगर गलत बोलिएगा तो उसका जवाब नहीं, ये कोई उनको अपनी बात पूरी खत्म होने नहीं, वैसा कुछ नहीं, वो अपना खत्म कर लेंगे फिर आप बोल लीजिए। तो आपको तिलमिली होगी, निश्चित रूप से तिलमिलाहट तो आप में है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। बोलते हैं अजीत पवार पर क्यों नहीं बोलते हैं, 3 करोड़ रुपए देकर जिन लोगों ने, नहीं बोलते हैं। अरे आप जाइए ना, कोर्ट जाइए। आपको लगता है कि कुछ लोग, मुजबल का केस वापस हो गया, आपको लगता है कि कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए, अरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, मंत्री आप बनाएंगे, जीत गए तो ईवीएम जनता आपको जवाब हार गए तो ईवीएम खराब। सभी संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करना मैं समझता हूँ इनकी नियति बन चुकी है, और जनता भी ये समझती है कि इनको जिस तरह से जनता सबक सिखाते आ रही है उससे कहीं ना कहीं मंत्री बनी, ये है भारतीय जनता पार्टी। चक्की पीसेगा लेकिन उसके बाद मंत्री बनेगा। चलिए, क्या बात? किसी के केस ड्रॉप किएगा क्या? अरे ईडी ने केस वापस लिया, मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ। प्रदीप जी, चैलेंज करता हूँ आपको, आप गलत चैलेंज करता हूँ, आप पत्र दिखा दीजिए। आप क्यों ईडी ने अगर केस ड्रॉप किया हो, अरे आप देखिए, अपने नेताओं से पूछिए जाकर के, मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ। पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो यहाँ चैनल में बोल रहा है मैं उससे प्रमाण मांग रहा हूँ। आप दिखाइए प्रमाण हो तो, चिंता कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ केस विड्रॉ किया गया हो, आप दिखाइए। 2018 में अनर्गल बात बोल के यहाँ से निकल के चले जाना नहीं हो सकता। 2018 में आप अनर्गल बोल के यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, तो हटाइए, प्रमाण देना होगा कि किसी के खिलाफ अगर केस ड्रॉप किया गया, किसी के केसेस भी ड्रॉप किए गए हैं तो। चलिए, मामला उलझ गया, छगन भुजबल और अजीत पवार की बात आ गई है, लेकिन सत्ता और सियासत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।